अगर बिग बैंग ने मैटर और एंटी मैटर बराबर बनाया था तो हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो फिजिसिस्ट के रातों की नींद उड़ा देता है। एक ऐसा पजल जिसने आइंस्टाइन से लेकर मॉडर्न साइंटिस्ट तक को कंफ्यूज किया। हे दोस्तों, वेलकम टू डेली डोज ऑफ फिजिक्स, जहां हम साइंस के कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल और मजेदार तरीके से एक्सप्लोर करते हैं। आज हम बात करेंगे एक फैसिनेटिंग मिस्ट्री में जो यूनिवर्स के ओरिजिन से जुड़ी हुई है, मैटर एंटी मैटर असिमेट्री। यानी कि यूनिवर्स में ज्यादा मैटर कैसे बचा जब बिग बैंग के टाइम पर मैटर और एंटी मैटर बराबर पैदा होने चाहिए थे। सब कुछ जो आपके आसपास है, ये फोन या लैपटॉप जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये माइक जिस पे मैं ये पॉडकास्ट शूट कर रहा हूँ, चेयर, टेबल, एवरीथिंग जो हम लोग देख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें मैटर कहलाती है। सिंपली कहें तो मैटर वो चीज है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिनका मास है। मैटर के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट करते हैं, जबकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। दोनों न्यूक्लियस में टाइटली पैक्ड रहते हैं। लेकिन 1928 में फिजिसिस्ट पॉल डिरैक ने एक रिवोल्यूशनरी इक्वेशन लिखी जो प्रिडिक्ट करती थी हर मैटर का एक मिरर इमेज होना चाहिए, एंटी मैटर। ये इक्वेशन इतनी पावरफुल थी कि इसको नोबेल प्राइज से नवाजा गया। एंटी मैटर है क्या एग्जैक्टली? हर मैटर पार्टिकल का एक एंटी मैटर ट्विन होता है जिसका सेम मास होता है लेकिन अपोजिट चार्ज होता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉन का एंटी मैटर वर्जन होता है पॉजिट्रॉन, सेम मास अपोजिट चार्ज। प्रोटॉन का एंटी मैटर वर्जन होता है एंटी प्रोटॉन, सेम मास अगेन नेगेटिव चार्ज लेकिन दिस टाइम। और न्यूट्रॉन का एंटी न्यूट्रॉन, अब इसमें सेम मास है लेकिन अपोजिट इंटरनल प्रॉपर्टीज हो जाती है। अब यहां इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है, जब मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स कांटेक्ट में आते हैं तब क्या होता है? बूम, कंप्लीट एनाइलेशन। दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को इंस्टेंटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं और प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। E=mc² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये एनर्जी प्राइमरली गामा रे फोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज होती है। साइंटिस्ट कार्ल एंडरसन ने 1932 में पहली बार पॉजिट्रॉन को ऑब्जर्व किया था, वो भी एक्सीडेंटली। कॉस्मिक रेज के ट्रेल्स को ऑब्जर्व करते हुए उन्होंने नोटिस किया कि कुछ पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कब हो रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है। एंडरसन ने फिर रियलाइज किया कि उन्होंने गलती से डिरैक के प्रेडिक्टेड एंटी मैटर पार्टिकल को डिस्कवर कर लिया है। आज हम सन जैसे एडवांस पार्टिकल एक्सेलरेशन में रेगुलरली एंटी मैटर क्रिएट करते हैं, लेकिन सिर्फ माइक्रोस्कोपिक अमाउंट में, क्योंकि इसे स्टोर करना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। एंटी मैटर को नॉर्मल मैटर कंटेनर में नहीं रखा जा सकता, कांटेक्ट होते ही एनाइलेट हो जाएगा। साइंटिस्ट इसे मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके ट्रैप करते हैं जिससे वो मैटर से टच ना कर सके। फन फैक्ट, एंटी मैटर दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सब्सटेंस है। 1 ग्राम एंटी मैटर प्रोड्यूस करने की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $62.5 ट्रिलियन है और अभी तक हम सिर्फ नैनोग्राम प्रोड्यूस कर पाए हैं। अब थोड़ा यूनिवर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यूनिवर्स का बर्थ अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, एक सिंगुलैरिटी से जहां इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर थी। ये इवेंट जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं इतना पावरफुल था कि पूरे स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपांड करना शुरू कर दिया। यूनिवर्स का फर्स्ट मूवमेंट, यानी कि मैं 10⁻⁻³ सेकंड की बात कर रहा हूं, इसका मतलब है 0.0000 ऐसे 35 जीरो लगा दो, इतने फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात कर रहा हूं। यूनिवर्स अनइमेजिनेबली हॉट था, अप्रोक्सीमेटली 10⁻32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक के बाद 32 जीरो लगा लो, इतना ज्यादा हॉट था। इस एक्सट्रीम टेम्परेचर पर पूरी यूनिवर्स में सिर्फ एनर्जी थी, मैटर अभी फॉर्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा हुआ, इस प्योर एनर्जी ने मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स को क्रिएट करना शुरू किया, पेयर प्रोडक्शन के थ्रू, एग्जैक्टली E=mc² के अकॉर्डिंग। अब आइडियली हमारी थ्योरी ये कहती है कि इस एनर्जी से एग्जैक्ट अमाउंट में मैटर और एंटी मैटर क्रिएट होने चाहिए। इमेजिन करिए एक ऐसा कॉस्मिक डांस जहां पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली पेयर में क्रिएट हो रहे हैं और फिर कोलाइड करके वापस एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे थे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा था, एनर्जी से मैटर, एंटी मैटर, फिर एनाइलिएशन से वापस एनर्जी। हार्वर्ड फिजिसिस्ट लीजा रैंडेल ने इसे ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है। यूनिवर्स के अर्ली मूवमेंट में पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स का क्रिएशन और एनाइलिएशन कॉस्मिक डांस की तरह है। कॉन्स्टेंट रिदम में पेयर्स बन रहे थे और डिस्ट्रॉय हो रहे थे, लेकिन समहाउ इस कॉस्मिक कोरियोग्राफी में एक सटल इम्बैलेंस आ गया और यही ट्विस्ट हमारे एग्जिस्टेंस का बेसिस है। अब बात करते हैं हार्ड एविडेंस की। साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया कि बिग बैंग ने अप्रोक्सीमेटली इक्वल अमाउंट ऑफ मैटर और एंटी मैटर क्रिएट किए होंगे, लेकिन अगर इक्वल अमाउंट होता तो सब कुछ एनाइलेट हो जाता और सिर्फ रेडिएशन बचती। नो स्टार्स, नो प्लैनेट्स, नो गैलेक्सीज
एंड डेफिनेटली नो ह्यूमंस एंड नो डेली डोज पॉडकास्ट। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन से पता चलता है कि हर अप्रोक्सीमेटली 10 बिलियन एंटी मैटर पार्टिकल्स के अगेंस्ट 10 बिलियन प्लस 1 मैटर पार्टिकल था। यानी कि अगर 10 बिलियन एंटी प्रोटॉन्स थे तो 10 बिलियन एंड 1 प्रोटॉन थे। ये एक्सट्रीमली सटल डिफरेंस था। अब सोच के देखो, जस्ट 1 एक्स्ट्रा मैटर पार्टिकल पर 10 बिलियन पेयर्स, केवल इतने ही मैटर से ये पूरा का पूरा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स बना हुआ है। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट स्टीवन वाइनबर्ग ने कहा था, द ऑब्जर्व असिमेट्री इज एज इफ यू केयरफुली बैलेंस्ड अ पिन ऑन इट्स पॉइंट एंड देन फाउंड इट वाज स्टिल स्टैंडिंग देयर द नेक्स्ट डे। यानी कि वो कहना चाह रहे हैं कि ये ऐसा ही हो गया जैसे कि आपने कोई पेन लिया और पेन को उसके टिप के ऊपर खड़ा कर दिया। हम लोग कितना भी ट्राई करें उसको खड़ा नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये इस तरीके से है जैसे वो पेन अपने टिप पे खड़ा हो गया है और जब नेक्स्ट डे भी देख रहे हैं तो वो वैसा का वैसा खड़ा है। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, वाइनबर्ग ये बोलना चाह रहे हैं। और भी फैसिनेटिंग बात, एंटीमैटर यूनिवर्स में ऑलमोस्ट कंप्लीटली गायब है। पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप जैसे कि फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप और अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर ने डीप स्पेस में एंटीमैटर की खोज की है। उन्होंने कुछ ट्रेस अमाउंट्स आइडेंटिफाई किए, प्राइमरीली एंटी प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन्स, लेकिन ये कॉस्मिक रे के थ्रू क्रिएट हुए हैं, ओरिजिनल बिग बैंग एंटीमैटर नहीं है। कुछ साइंटिस्ट ने थियोराइज किया है कि हो सकता है यूनिवर्स में कहीं दूर एंटीमैटर रीजन हो, प्योर एंटीमैटर गैलेक्सी हो। इंटरेस्टिंग आइडिया है ना। मॉस्को फिजिसिस्ट एंद्रे सार्कोव, आई होप मैं उनका नाम सही बोल रहा हूं, ने कैलकुलेट किया था कि अगर ऐसा होता तो मैटर और एंटीमैटर डोमेन्स के बाउंड्री पर कंटिन्यूअस एनाइलेशन होती रहती। ये एनाइलेशन मैसिव अमाउंट ऑफ गामा रेडिएशन प्रोड्यूस करती जो हमें इजीली डिटेक्ट हो जाती। एस्ट्रोनॉमर्स ने स्काई को स्कैन किया है स्पेसिफिक गामा रे सिग्नेचर्स के लिए जो मैटर एंटीमैटर बाउंड्री से आते, लेकिन कुछ नहीं मिला। नोबेल प्राइज विनिंग फिजिसिस्ट फ्रैंक विल्शेक ने तो यहां तक कहा, यूनिवर्स के ऑब्जर्वेशन हमें क्लियरली बताते हैं कि एंटीमैटर लार्ज स्केल पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है। एंटीमैटर गैलेक्सीज का कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग है, लेकिन एविडेंस के हिसाब से ये रियलिटी नहीं है, बस एक फिक्शन है। साइंटिस्ट ने यह भी चेक किया कि एंटीमैटर ग्रेविटेशनली डिफरेंट बिहेव करता है। मे बी वो एंटी ग्रेविटी प्रोड्यूस करता होगा यूनिवर्स के अपोजिट डायरेक्शन को पुश करते हुए, लेकिन रिसर्च ये इंडिकेट करती है कि एंटीमैटर ग्रेविटी की तरह अट्रैक्टिव होती है और एग्जैक्टली मैटर जैसी होती है। सन का अल्फा एक्सपेरिमेंट इस क्वेश्चन को डेफिनेटली आंसर करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब सवाल यह है कि मैटर एंटीमैटर का ये क्रिटिकल इंबैलेंस कैसे क्रिएट हुआ। साइंटिफिक कंसेंसस कहता है कि मैटर एंटीमैटर असिमेट्री बिग बैंग के फर्स्ट सेकंड के अंदर प्रॉब्ली फर्स्ट माइक्रो सेकंड में स्टैब्लिश हो गई थी। यूनिवर्स के फर्स्ट फ्यू माइक्रो सेकंड्स में टेम्परेचर इतना था कि पार्टिकल्स और एंटी पार्टिकल्स कंटिन्यूसली क्रिएट और एनाइलेट हो रहे थे। लेकिन जैसे यूनिवर्स एक्सपांड हुआ और ठंडा हुआ, टेम्परेचर इतने लो हो गए कि न्यू मैटर एंटी मैटर पेयर्स क्रिएट नहीं हो सकते थे। जो पार्टिकल्स बच गए वो भी परमानेंट हो गए। बाय द वे, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। जब मैं आइजर बरहमपुर में हैवी आयन कोलिशन पे काम कर रहा था तो मैंने वहाँ पर अपने कुछ कलीग से डिस्कशन किया था जो कि एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड काम कर रहे थे, और उन्होंने ये बताया कि हैवी आयन कोलिशन में वो सिग्निफिकेंटली देखते हैं कि जो मैटर प्रोडक्शन होता है वो एंटी मैटर प्रोडक्शन से बहुत ज़्यादा होता है। तो क्लियरली एक असिमेट्री हम लोगों को एक्सपेरिमेंट में भी दिख रही है। अब जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के फिजिसिस्ट डेवी कैप्लान एक्सप्लेन करते हैं, यूनिवर्स के फर्स्ट सेकंड में कुछ क्रिटिकल प्रोसेसेस ने मैटर को स्लाइड एडवांटेज दिया। जब यूनिवर्स का टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो मैटर क्रिएशन और एनाइलेशन का रैपिड प्रोसेस फ्रीज हो गया और रिमेनिंग मैटर जो एंटी मैटर से स्लाइटली ज्यादा था परमानेंटली प्रिजर्व हो गया। एंद्रे सार्कोव ने 1967 में ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्होंने स्पेसिफाई किया कि यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर असिमेट्री क्रिएट करने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 1, बैरियन नंबर वायलेशन। बैरियन नंबर एक क्वांटिटी है जो यूनिवर्स में मैटर पार्टिकल्स यानी कि मेनली प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या ट्रैक करती है। कंजर्वेशन लॉ कहता है कि बैरियन नंबर कंजर्व रहना चाहिए, यानी कि क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन इक्वल अमाउंट में होना चाहिए। लेकिन सार्कोव ने रियलाइज किया कि अगर कुछ एक्सोटिक प्रोसेसेस बैरियन नंबर वायलेशन करेंगे, मीनिंग ज्यादा बैरियंस क्रिएट हो एंटी बैरियन से, तो असिमेट्री एक्सप्लेन हो सकती है। ग्रैंड यूनिफाइड थ्योरीज प्रेडिक्ट करती हैं कि प्रोटॉन जो स्टेबल पार्टिकल्स माने जाते हैं एक्चुअली बहुत स्लोली डिके करते हैं विथ हाफ लाइफ ऑफ अप्रोक्सीमेटली 10⁻34 ईयर्स, यानी कि ट्रिलियन टाइम्स ज्यादा यूनिवर्स की करंट एज से। अब सुपर कामियोकांडे डिटेक्टर जो कि जापान में है वो प्रोटॉन के डीके को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। दूसरा, CNCP वायलेशन। यूनिवर्स का फंडामेंटल लॉ जनरली सिमेट्रिक होने चाहिए। अब ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए नहीं पता हमको, लेकिन फिजिसिस्ट जनरली ये मान के चलते हैं कि सिमेट्रिक हो तो मे बी ये ज़्यादा ब्यूटीफुल थ्योरी है और नेचर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं।
अब इसमें सबसे पहला आता है सी सिमेट्री यानी कि चार्ज सिमेट्री। चार्ज सिमेट्री कहती है कि अगर आप हर पार्टिकल को उसके एंटी पार्टिकल से रिप्लेस करें तो फिजिक्स सेम रहनी चाहिए। पी सिमेट्री यानी कि पेरिस सिमेट्री कहती है कि अगर आप स्पेशल कोऑर्डिनेट्स को मिरर करें तो भी फिजिक्स सेम रहनी चाहिए। जिनको नहीं पता, स्पेशल कोऑर्डिनेट्स बेसिकली हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यानी कि हम लोग जो फिजिकल मूवमेंट में चेंजेस जो देखते हैं उसे हम लोग स्पेशल कोऑर्डिनेट कहते हैं। 1964 में फिच और कॉनिन ने, बाय द वे जिनको इस डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज तक भी मिला था, के मेसॉन की डिस्कवरी में सीपी वायलेशन देखा यानी कि चार्ज और पैरिटी का वायलेशन। इसका मतलब है कि यूनिवर्स में मैटर और एंटी मैटर को डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। यह ब्रेक थ्रू था, डायरेक्ट एविडेंस था कि यूनिवर्स बायस्ड है। नोबेल लॉरियट सुंग डाओ ली ने एक्सप्लेन किया, सीपी वायलेशन जैसे सटल इंबैलेंस ही यूनिवर्स को मैटर डोमिनेटेड बनाने के लिए क्रूशल रही होगी। नेचर अपेरेंटली लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ऑब्जर्व्ड सीपी वायलेशन स्टैंडर्ड मॉडल में इतनी स्ट्रांग नहीं है कि ऑब्जर्व्ड मैटर एंटी मैटर इम्बैलेंस को एक्सप्लेन कर सके। साइंटिस्ट को स्ट्रॉन्गर सीपी वायलेशन मैकेनिज्म्स की खोज है। अब थर्ड रीजन के बारे में बात कर लेते हैं, आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम। साखरोव का तीसरा कंडीशन बेसिकली कहता है कि यूनिवर्स रैपिड एक्सपेंशन और कूलिंग के स्टेट में होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम से बाहर। ये नेसेसरी है क्योंकि इक्विलिब्रियम में क्रिएशन और एनाइलिएशन रेट बैलेंस हो जाएंगे। अर्ली यूनिवर्स में टेम्परेचर बहुत रैपिडली गिर रहा था और वो एक्सपांड होते होते इतना ठंडा हो गया कि उस टाइम का 10⁻32 डिग्री आज का 2.7 केल्विन तक बन गया है। इस रैपिड चेंज ने डिफरेंट पार्टिकल्स के लिए डिफरेंट फ्रीज आउट टाइम क्रिएट किया, जिससे असिमेट्री डेवलप हुई। इसको मैं थोड़ा और सिंपल तरीके से वापस रीआर्टिकुलेट करता हूं कि हुआ ये कि जैसे जैसे यूनिवर्स का टेम्परेचर ठंडा होता गया, अगर यूनिवर्स का टेम्परेचर एक अच्छे रेट से ठंडा होता, लंबा टाइम लेके होता, तो आराम से यूनिवर्स एक इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाता। लेकिन सडनली ठंडा हो गया तो इक्विलिब्रियम का हम लोगों को फेज मिल ही नहीं पाया, जिसकी वजह से उस टाइम कोइंसिडेंटली यूनिवर्स की जो कंडीशन थी वही कंडीशन ऐसी हो गई कि मैटर डोमिनेट कर गया ओवर एंटी मैटर। अब हम लोग इस बारे में इतनी बात तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात को वेरीफाई कैसे करें? साइंटिस्ट मैटर एंटी मैटर असिमेट्री को सॉल्व करने के लिए वेरियस अप्रोच एक्सप्लोर कर रहे हैं। सबसे पहले LHC-b एट सन, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट, स्पेसिफिकली सीपी वायलेशन स्टडी करने के लिए डिजाइन है। 2019 में LHC-b ने मैटर और एंटी मैटर पार्टिकल्स, स्पेसिफिकली चार्म क्वार्क्स के डिके रेट में डिफरेंस ऑब्जर्व किया। एक और एक्सपेरिमेंट है T2K इन जापान। T2K एक्सपेरिमेंट न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज को स्टडी करता है। न्यूट्रिनोज एक्सट्रीमली मिस्टीरियस पार्टिकल है, ऑलमोस्ट मासलेस, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल और हार्डली मैटर से इंटरेक्ट करते हैं। 2020 में T2K ने एविडेंस प्रोवाइड किया कि न्यूट्रिनोज और एंटी न्यूट्रिनोज डिफरेंटली बिहेव करते हैं, पोटेंशियली क्रिटिकल क्लू। फिर एक और इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है ड्यून। ये मूवी वाला ड्यून नहीं है, यह है डीप अंडरग्राउंड न्यूट्रिनो एक्सपेरिमेंट। ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है साउथ डेकोटा में, और ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट मैसिव टैंक में लिक्विड आर्गन को यूज करेगा न्यूट्रिनोस असिमेट्री ऑब्जर्व करने के लिए। इट कुड प्रोवाइड डेफिनेट एविडेंस फॉर लेप्टोजेनेसिस, एक थ्योरी जो कि कहती है कि लेप्टॉन असिमेट्री से बैरियन असिमेट्री डेवलप हुई है। अब लेप्टॉन क्या है? जैसे कि मैंने बैरियन के बारे में बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैरियन क्लास में आते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रिनो लेप्टॉन क्लास में आते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल में किसी और एपिसोड में डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर हितोशी मुरायामा लीडिंग न्यूट्रिनो फिजिसिस्ट हैं, जो कि कहते हैं कि न्यूट्रिनोस मैटर एंटी मैटर असिमेट्री का की हो सकता है। यूनिवर्स में जो भी इंबैलेंस हुई है उसका ओरिजिन न्यूट्रिनोज में हो सकता है। अब कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो साइंटिस्ट के पास कुछ वाइल्ड थ्योरीज है जो इस पजल को सॉल्व करने की कोशिश करती है, जैसे कि हैवी पार्टिकल डिके। बिग बैंग के टाइम पे कुछ बहुत भारी पार्टिकल्स बने होंगे जो एंटी मैटर से ज्यादा मैटर में टूट गए, ये इम्बैलेंस की एक वजह हो सकती है। सेकंड, प्राइमोर्डियल ब्लैक होल। अर्ली यूनिवर्स में बने छोटे छोटे ब्लैक होल्स जब इवोपरेट हुए तब उन्होंने मैटर को एंटी मैटर से ज्यादा पैदा किया। ये एक स्पेक्युलेटिव आइडिया है, लेकिन इस पर काफी रिसर्च चल रही है। तो दोस्तों, इस एपिसोड का टेक अवे यह है कि हम इसलिए एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्स ने एक छोटी सी इम्बैलेंस क्रिएट की मैटर और एंटी मैटर के बीच में। अगर ये इम्बैलेंस ना होता तो हम सब एक एनर्जी के फॉर्म में एग्जिस्ट करते। और सोच के अजीब लग रहा है कि वो एनर्जी अभी भी लिव कर रही है, लेकिन हमारे जैसे मैटर के फॉर्म में, जो कि फॉर सम रीजन कॉन्शियस हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको पॉडकास्ट चाहिए। ऐसे ही मजेदार और सोचने पे मजबूर कर देने वाले सवाल के जवाबों को लेकर हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।